यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, और अभी तक हमने ये स्टडी किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और उसकी स्टडी किस तरह से स्टार्ट हुई थी, लोगों ने इसको किस तरह से समझा और किस तरह से इसके बारे में थ्योरीज लिखी। तो आइजैक न्यूटन ने ये लॉ लिखी थी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसकी बेसिस पर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी कैलकुलेशन को हम लोग कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग इसके बाद हमने कैलकुलेशंस पढ़ी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला से किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्टडी की हमने। और इससे रिलेटेड हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी देखे, जैसे कि सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, या अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है वो फाइंड करना है। तो उसको हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद देखिए फ्री फॉल क्या होगा। फ्री फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीली अर्थ की तरफ गिरना विदाउट एनी अनदर फोर्स, किसी भी दूसरे फोर्स के अलावा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको फ्री फॉल बोला जाता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राउंड है, सरफेस है, इस सरफेस से हम लोग एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे किसी सर्टेन हाइट पे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 मीटर हाइट पे। तो 5 मीटर की हाइट पर इस ऑब्जेक्ट को ऐसा हमने यहाँ पर पकड़ करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करते ही क्या होगा, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, या आप बोल सकते हैं टुवर्ड द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा या अर्थ के सरफेस की तरफ ये फॉल होगा, गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसके इफेक्ट में, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा और कोई दूसरा फोर्स इस पे काम नहीं करेगा, और कोई भी फोर्स इस पे काम नहीं करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये फ्री फॉल करेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें फोर्सेस भी काम करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स होंगे इसके रास्ते में। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा तो इसके साथ में ये पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एयर रेजिस्टेंस। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको मान करके नहीं चल रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि बीच में कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। When an object is released from a height, from a certain height, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं किसी भी हाइट से, then it will fall towards the earth surface। तब ये फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है अर्थ सरफेस की तरफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसके इफेक्ट में, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड नो अदर फोर्सेज आर प्रेजेंट, और कोई दूसरा फोर्स नहीं होगा। तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। और ये जो बॉडी होगी इसको बोला जाएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको क्या बोला जाएगा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, या बॉडी बोल सकते हैं आप इसको। दिस इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। When an object is released from a height, लिखते हैं इसको स्टेटमेंट में। फिर इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फ्री फॉल से रिलेटेड क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं, उसको भी हम देखते हैं। When an object is released from a
certain height, then it falls freely. Then it falls freely. Towards the अर्थ, अर्थ की तरफ ही गिरता है, या अर्थ के सेंटर की तरफ भी लिख सकते हैं आप इसको. Then it falls freely towards the earth under the effect of gravity of earth लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं gravitational force of earth. Under the effect of gravitational force of earth. Under the effect of gravitational force of earth exerted on the object. तो ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको रिलीज कर रहे हैं किसी भी हाइट से, देन इट फॉल्स फ्रीली, तो वो फ्रीली गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. ये एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, यहां तक भी लिख सकते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड free fall of the object. This is called free fall of the object, and the object is called freely falling body. और ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोला जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल. एंड अब इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. देखिए हमने ये पढ़ा कि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है, और इससे पहले हमने ये भी पढ़ रखा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहां पर भी तो ऐसा होना चाहिए. जो अर्थ है वो क्या कर रही है? वो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगा रही है. तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब मैं देखिए आपको बताता हूं. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. देखिए न्यूटन की जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी क्या होगी? वैलिड होगी. ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी क्या होगी? ये वैलिड होगी. तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए जैसे हमने एक कैलकुलेशन और भी की थी. ये अर्थ है, इसका मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम. ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है. अब हमने एक फोर्स की कैलकुलेशन की थी, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ. जो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस पर जो अर्थ है वो कितना फोर्स लगाएगी? तो हमने एक कैलकुलेशन निकाली थी 9.8 न्यूटन. ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना था कि जो अर्थ है वो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाती है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है. तो ये जो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 9.8 न्यूटन ड्यू टू द अर्थ.
अब इसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेम फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर, तो अर्थ भी इसकी तरफ ऐसा अट्रैक्टेड होगी किस फोर्स से, 9.8 न्यूटन के फोर्स से। क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। सेम फोर्सेज होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स है। अगर आप इसको एक्शन फोर्स बोलते तो ये रिएक्शन फोर्स होगा। किसी को भी एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, बस मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तब क्वेश्चन ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए दिखता है, लेकिन अर्थ जो है वो इसके 1 किलोग्राम का ये जो स्टोन था इसकी तरफ ऊपर उठते हुए नहीं दिखती है, राइज होते हुए नहीं दिखती है। इसका रीजन क्या है? हाँ जी, कौन बता सकता है इसका रीजन? अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से सिर्फ 10⁻⁻23 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये एक्सीलरेशन लगभग किसके बराबर होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो मास ज्यादा होने की वजह से एक्सीलरेशन बहुत ही स्मॉल प्रोड्यूस हुआ। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इतना स्मॉल फोर्स इतने ज्यादा मास को क्या नहीं कर सकता, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में राइज नहीं कर सकता। तो ये इसके आंसर्स हो सकते हैं। दो आंसर बोल सकते हैं आप। पहला तो आप एक्सेलरेशन की टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा होने की वजह से स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इतने स्मॉल एक्सेलरेशन को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि जो अर्थ है वो स्टोन की तरफ राइज हो रही है, नहीं पता लगेगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो अर्थ है उसका मास इतना ज्यादा है कि 9.8 न्यूटन के फोर्स से, इतने छोटे फोर्स से वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज नहीं हो सकती, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए फ्री फॉल में हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, अर्थ सरफेस की तरफ गिरेगा, तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। अब एक एग्जांपल यहां पर लेकर के हम चलेंगे इसमें। दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट पर राइज कर रखा है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें पता है कि जो ग्रेविटी है उसके कारण इसके अंदर कितना चेंजेस आते हैं एक्सेलरेशन के अंदर। तो देखिए कितने चेंजेस आते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं तो इसको 4 सेकंड लगते हैं नीचे आने में, ठीक है, 4 सेकंड लगते हैं नीचे आने में। तो इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 इंक्रीज होगी। पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर हमने देखा 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। फिर उसके 1 सेकंड के बाद देखा इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड में, तीसरे सेकंड में देखा वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, और उसके लास्ट 4 सेकंड में जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला था उससे ठीक पहले इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स के इफेक्ट आप जानते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है और इसी डायरेक्शन में ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है। देखिए 0 से 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40। तो जब भी हमने ऑब्जर्व किया हमने ये देखा कि पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो हमने बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये एक्सेलरेशन किसके कारण से क्रिएट होगा, अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्रिएट होगा। एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखा दूंगा आपको मैं।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिर रहा है रिलीज किया जा रहा है। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस हम इससे रिवर्स लेते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, इसको थ्रो किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। थ्रो करते ही क्या होगा, सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मेरे को इसको थ्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे को इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, तो थ्रो करने के लिए मैं अपने हाथ से क्या लगाऊंगा, मस्कुलर फोर्स लगाऊंगा। तो फोर्स लगा करके मैं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगा करके इसको थ्रो किया, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी 40 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देख लीजिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी फ्री फॉल में, ये फ्री फॉल है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड है इस एग्जांपल में, लेकिन 0 नहीं है। और इस केस में जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, तब क्या होगा, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे, लेकिन 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जब हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके नेक्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट जो 4 सेकंड होगा उसमें इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर आकर के किस में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड और ये चौथा सेकंड। तो 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कोई कारण बता सकते हैं? कारण ये बताया जाएगा इसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स अब भी काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस ऑब्जेक्ट का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, ग्रेविटी इसको कहां खींच रही है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी। तो इस पर फोर्स लग रहा है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। पहली वेलोसिटी 40 थी, 40 से 30 हो गई, 30 से 20, 20 से 10, 10 से फिर हो गई 0। तो 4 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहां जाकर के रेस्ट में आ गया, रुक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया और यहां पर जाकर के ये रेस्ट में आ गया। ओके, तो हमने यहां से ये रिजल्ट निकाला कि अभी जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो काम कर रहा है -10 मीटर पर सेकेंड से। माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी पर सेकंड डिक्रीज हो रही है, इतनी डिक्रीज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है। पहले 40 से 30 होगी, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तो 10-10 का डिक्रीमेंट होता जा रहा है, 10-10 वेलोसिटी कम होती जा रही है पर सेकंड। तो इसीलिए एक्सीलरेशन को लिखेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो एक्सीलरेशन है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, या फोर्स बोल सकते हैं आप लोग। जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जा रही है। इस केस में, फ्री फॉल वाले केस में क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है और इसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज फ्री फॉल, दिस इज द ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। अब दोनों केसेस में समझने वाली बात क्या है, एक्सीलरेशन इस केस में पॉजिटिव आएगा और एक्सीलरेशन इस केस में नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पर आकर के टकराएगा। और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम देंगे, इसको थ्रो करेंगे, थ्रो करने के लिए हम इस पर फोर्स लगाएंगे, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब ये रेस्ट में आ जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। उसमें इनिशियल 0 होती है, इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन होगी, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, और वो एक्सेलरेशन कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग कल स्टडी करेंगे।